हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर का हिस्ट्री के चैप्टर है गुप्तकाल, यानी गुप्तकालीन राजनीति व शासन के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुप्तकालीन शासक, गुप्तों में कई महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, यानी गुप्तों में कई महत्वपूर्ण शासक हुए थे। इनमें कुछ महान शासक के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त। ये सब जो चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये 319 से 335 के बीच में आए थे। उसके बाद समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। उसके बाद आए कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त अंतिम, सबसे लास्ट में ये आए थे। तो पहला है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम क्या कौन थे? चंद्रगुप्त के पूर्व में गुप्त मान सामंत की हैसियत से थे, यानी चंद्रगुप्त पूर्व जो था वो गुप्त मान के सामंत की हैसियत से वो थे, लेकिन यह गुप्तों का वास्तविक संस्थापक था। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो गुप्तों का वास्तविक संस्थापक था, यानी इन्होंने ही चंद्रगुप्त वंश का स्थापना किया था। इसने महाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। 319 ईस्वी का इसने गुप्त संवत की जारी किया गया था, यानी 319 ईस्वी में इसने गुप्त का संवत जारी किया था। और यह प्रथम गुप्त शासक था, यानी गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने सोने का सिक्का चलाया था। सोने का सिक्का चलाने का मतलब ये होता है कि उस राज का जो स्थिति होती है मतलब बहुत अच्छी होती है, तभी सोने का सिक्का चलाते हैं राजा। और इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और गुप्त राज को मजबूत बनाया था। मतलब लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह करके गुप्त राज को और मजबूत बनाने का काम किया था। इसके सोने के सिक्के पर इसे रानी को अंगूठी पहनाते हुए विवाह परिधान में दिखाया गया था, यानी इसके जो सोने के सिक्के थे इसमें उसके रानी को सोने की अंगूठी पहनाते हुए दिखाया गया था, चित्र के रूप में दिखाया गया था उस सिक्के पर। दूसरा है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक दूरदर्शी तथा कुशल राजनीतिक साम्राज्य निर्माता थे। कला एवं साहित्य प्रेमी आदि के रूप में जाना जाता, मतलब समुद्रगुप्त जो था वो कला एवं साहित्य के प्रेमी थे, इसके रूप में जाने भी जाते थे। उसने दूरदर्शिता अपनाते हुए कुछ परिस्थितियों के अनुसार राज्य के लिए कुछ नीति का निर्माण किया, यानी कुछ पॉलिसी बनाया। उसमें विभिन्न क्षेत्रों के विजय अभियान किए, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने क्या विजय अभियान चलाया। उसके बाद अलग अलग नीतियाँ अपनाई। प्रयोग प्रगति अभिलेख उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखित है, मतलब इसमें अलग अलग तरह की नीतियाँ अपनाए थे, क्या क्या किया था। उसमें एक जो उसका दरबारी अभिलेख था हरिसेन ने लिखा था, से उसकी विजय एवं नीतियों पर प्रकाश पड़ता है जो निम्न है, यानी उसकी विजय नीति क्या था उस पर कुछ प्रकाश डाला गया था। राज्य क्षेत्र उत्तरी भारत, आर्यवर्त के 9 राज्य थे, इन्हें जीतकर पूर्ण रूप से गुप्त साम्राज्य मिला लिया गया था। लेख में इसे राजभोग द्वारा ही नीति कहा गया था। उसके बाद अगला है दक्षिण पथ के 12 राज्य, इनको हराकर अधीनता में लाकर पुनः मुक्त कर दिया गया। इसे ग्रहमुष्णानुग्र की नीति कहा गया था। उसके बाद अटविक राज, जबलपुर राजमहल, इनको जीतकर दास बना लिया गया था, जिसे परिचारिकृत की नीति कहा गया था। उसके बाद चौथा है सीमावर्ती राज्य, जिसमें असम, नेपाल, सतट, डवाक ये सब थे। इसके लिए कर देने वाला आज्ञा का पालन करने, सेवा करने की नीति अपनाई गई। इसे सर्व कर दानकरण प्रमाण गमन की नीति कहा गया था। उसके बाद पांचवा है विदेशी राज्य, शक, कुषाण, मरुंड, सिंघल आदि थे। इसमें विदेशी राज्यों के लिए गरुड़ मुद्रा का अंकन, दरबार में उपस्थित उपहार एवं कन्या देने की नीति अपनाई गई थी। उसके बाद है समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। 6 प्रकार के उन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, यानी दर्शाया गया था। अतः कहा जाता है कि यह संगीत प्रेमी था, समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता था। तीसरा है रामगुप्त।
देवचंद्र गुप्तम वाली कहानी, इसके केवल तांबे के सिक्के मिले हैं, यानी इसके जो राज हुआ था तो उसमें केवल तांबे का ही सिक्का मिला था। उसके बाद चौथा पॉइंट है इसका चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी 315 से 415 ईस्वी के बीच। यह थी समुद्रगुप्त की भांति महान शासक था। इसके शक शासक रुद्रानी थर्ड को पराजित कर शकों का संपूर्ण उन्मूलन कर दिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का उन्होंने गुप्तों में चांदी का सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय जारी किया तथा विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किया था। इस उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। उज्जैनी को इन्होंने अपना दूसरा राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने के दरबार के नवरत्नों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त का जो दरबार था उसमें नवरत्नों का उल्लेख मिलता है। इसमें कालिदास, धनवंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह, अमरकोश, कृषि पर महत्वपूर्ण पुस्तक तथा मुख्य रूप से थे। महान चीनी यात्री फहनान ने इसी समय भारत की यात्रा की थी। उसके बाद अगला है पांचवा पॉइंट कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी तक। इनका नाम शंकरादित्य भी कहा, इसे मतलब इसका नाम जो है उसे शंकरादित्य भी कहा जाता है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, जो बिहार में है, एक नालंदा जिला है, वहाँ पर उन्होंने इसकी स्थापना की थी, जिसे बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था। उसके बाद छठा पॉइंट है स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक। ये महान गुप्तों की कड़ी में अंतिम शासक था। मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणकारी हुनों को परास्त किया तथा उन्हें भारत में दाखिल नहीं होने दिया था। इसने जो मध्य एशिया से जो आक्रमणकारी आते थे वो उन्हें भारत में दाखिल नहीं होने देते, उन्हें परास्त करके वहीं से उन्हें भगा देते थे, भारत में दाखिल नहीं होते। इसने वीर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। उसके बाद सातवां पॉइंट स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासक 467 से 550 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासक का निर्बल एवं कमज़ोर हुए, यानी स्कंदगुप्त के बाद जो भी शासक आए वो बिल्कुल कमज़ोर हुए, निर्बल और कमज़ोर हो गए थे। वे हुनों को नहीं रोक पाए थे, साथ ही कोई महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्यक्रम भी नहीं चला पाए। फलतः कुछ ही वर्षों के भीतर गुप्तों का वैभव समाप्त हो गया और विष्णुगुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य का भी पतन हो गया था। गुप्त राजनीति एवं प्रशासन, उसमें केंद्रीकृत प्रशासन कौन था? मौर्य राजनीति एवं प्रशासन। उसके बाद केंद्र, प्रांत, मंडल, जिला, ग्रामीण प्रशासन, ये उसका काम करने का तरीका था, प्रशासन तरीका। उसके बाद गुप्त राजनीति एवं प्रशासन क्या था? केंद्र सम्राट, मंत्रिपरिषद, प्रांत भुक्ति, जिसको उपरिक्त बोलते थे। उसके बाद जिला विषय, विजयपति। उसके बाद है गाँवों का समूह, मध्यवर्ती प्रशासन विधियाँ, इसको वित्तपति का कहते थे। उसके बाद ग्रामीण प्रशासन, 72 मुखिया। उसके बाद तुलना करेंगे दोनों में। पहला पॉइंट है इसका, गुप्त नौकरशाही मौर्यों को जितनी विशाल नहीं थी। गुप्त का नौकरशाही मौर्यों की जितनी विशाल नहीं था। गुप्तों की सेना मौर्यों की जितनी विशाल नहीं थी, इसकी सेना सामंतों से मिलकर के बनी हुई थी। तीसरा पॉइंट इनका है, गुप्तों का न्याय प्रशासन मौर्यों से ज़्यादा सुव्यवस्थित था, यानी गुप्तों का जो शासन न्याय प्रशासन था तो इसका न्याय प्रशासन मौर्यों से ज़्यादा बेहतर था। समय उनके विविधते हुए जिन्होंने फौजदारी तथा दीवानी कानूनों को अच्छे ढंग से परिभाषित किया था। चौथा पॉइंट है, मौर्यों का कर एवं राजस्व प्रशासन गुप्तों से ज़्यादा विस्तृत था। मौर्यों का जो कर था और राजस्व प्रशासन था वो गुप्तों से कहीं ज़्यादा विस्तृत था और बेहतर था। हालांकि गुप्तों के समय भूमि से संबंधित कर अधिक थे। अब उसके बाद है गुप्तकालीन समाज। वर्ण व्यवस्था जारी रही थी, समाज में दास व्यवस्था विद्यमान थी। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों की चर्चा मिलती है। नारद स्मृति एक बुक था जिसमें 15 प्रकार के दास होते थे, ये उसमें चर्चा मिलती है।
और स्पर्शता यानी छुआछूत की प्रथा विद्यमान थी। उस टाइम पे भी छुआछूत का जो प्रथा था वो काफ़ी ज़्यादा हावी था। फरहान कहता है कि नगर के दौर में पर ऐसे लोग रहते हैं जो अपने आने की सूचना डंडा पीट कर देते थे। यानी कोई ऐसे लोग आते नगर में रहते थे जो कोई अगर आ रहा है तो उसको डंडा पीट करके सूचना देते थे। उन्हें देखने मान से लोग स्वयं को दूषित समझते थे। यानी अगर कोई गरीब या छुआछूत वाले लोग आते तो उसको दूषित समझते देखने पर भी। उसके बाद चौथा पॉइंट, स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों के लिए गिरावट का काल था। महिला जीवन में कई कुरीतियों का प्रचलन था। उस टाइम पे स्त्रियों का जो है ना काफ़ी खतरनाक काल चल रहा था और महिलाओं के लिए कुरीतियों का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। कुरीति मतलब अलग तरीके उसको बंदिश कह सकते हो या फिर उसके लिए अलग तरह का कानून कह सकते हो। जैसे कि देवदासी प्रथा पहले नंबर पे है। समाज में देवदासी प्रथा के प्रचलन की जानकारी मिलती है। कालिदास के मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासियों की चर्चा की है। उसके बाद सती प्रथा। समाज में सती प्रथा का प्रचलन था। 510 ईस्वी का एक अभिलेख मध्य प्रदेश का कहता है कि गुप्त शासक भानुगुप्त का सेनापति गोप राजा हुणों के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। उसकी पत्नी सुंदरी चिता पर कूद कर सती हो गई थी। उसके बाद सी पॉइंट है बाल विवाह। बाल विवाह का प्रचलन था। 8 से 9 वर्ष की कन्या गौरी का विवाह उत्तम माना जाता था। मतलब उस टाइम पे जो लड़कियां होती थी उसका उम्र 8 से 9 वर्ष में उसकी शादी हो जाती थी। वेश्यावृत्ति, अब जानते ही वेश्यावृत्ति कामसून के मणिकाओं के कई प्रकार की चर्चा मिलती है। उसके बाद विधवाओं की दयनीय दशा। सामान्यतः विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। उसके सामाजिक जीवन पर अनेक प्रतिबंध थे।